आज हम स्टार्ट करेंगे कानून शहादत का आर्टिकल नंबर 46। इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और इससे जो रह जाएंगे बाद में वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 46। केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड ईटीसी। तो इस सेक्शन में ये है कि बताया गया है कि अगर कोई बंदा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड उसकी हो चुकी है और स्टेटमेंट वगैरह दे चुका है वो बंदा, और स्टेटमेंट देने के बाद वो मर चुका है या नहीं मिल रहा, तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो रिलेवेंट काउंट की जाएगी कि नहीं। तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो एविडेंस में लाई जा सकती है। फैक्ट इन इशू पर होगी उसकी और रिलेवेंट फैक्ट पर हो, चाहे फैक्ट इन इशू पर हो या रिलेवेंट फैक्ट पर हो, लेकिन इररिलेवेंट ना हो तो की जाएगी, उसे काउंट एविडेंस में लाया जाएगा। और वो डायरेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट ना हो। जैसा कि उसकी डायरी में या उसकी जो स्टेटमेंट में उसमें ऐसा ना लिखा हो कि हाँ मैंने किसी से सुना कि उसने ये क्राइम किया है, नहीं, उसने खुद देखा हो या उसने खुद वो अपनी आंखों से देखा हो या उसके साथ वो हुआ हो, तो उसकी जो डायरेक्ट एविडेंस होगी वो काउंट होगी, इनडायरेक्ट नहीं। ये 46 सेक्शन 46 आर्टिकल, सॉरी सेक्शन नहीं आर्टिकल। और आते हैं 46A आर्टिकल कानूनी शहादत का। रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड रिसीव्ड और रिकॉर्डेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह या उसकी मूवी वगैरह या कोई कैप्चर हो गया एक सीन वगैरह कोई भी ऐसा, तो वो भी एविडेंस में लाया जा सकता है। ऐसी कोई उसकी बात जो स्टेटमेंट या उसकी कोई रिकॉर्ड की गई हो, बाद में तो वो मर चुका है लेकिन उसकी वो चीज़ जो उसने बयान वगैरह दिया वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए जो रिकॉर्ड किया गया हो, तो वो भी काबिल कबूल है जो उसने डायरेक्ट बयान दिया हो। और उसकी जो एविडेंस हो वो फैक्ट इन इशू पर हो, उसकी स्टेटमेंट फैक्ट इन इशू पर हो, रिलेवेंट फैक्ट पर हो, इररिलेवेंट ना हो, और वो डायरेक्ट हो, तो वो काउंट की जाएगी एविडेंस में। जैसा कि मैं मिसाल दे के आया हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, कि उसके सामने हुआ हो या उसके साथ हुआ हो, वो हो गया डायरेक्ट। जो भी घटना हुई हो उसके सामने हुई हो या उसने देखा हो या उसके साथ हुआ हो वाकया, ऐसा जिस पर वो डायरेक्ट दे सके स्टेटमेंट वगैरह। ऐसा ना कि किसी से सुनी हुई बात उसकी हो वो बता रहा हो रिकॉर्डिंग में, या उसकी ऐसी कोई बात, तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 47 रिलेवेंसी of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated। तो इस सेक्शन इस आर्टिकल सीआरपीसी पढ़ पढ़ के सेक्शन हो गया, तो आर्टिकल इस आर्टिकल में ये कानून शहादत में आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल 47 में ये बताया गया है कि जो पिछला दिया गया उसका बयान है, वो एक प्रोसीडिंग केस की चल रही थी, उसमें पिछली प्रोसीडिंग में उसने वो बयान दिया, फिर उसी सेम केस की सेम प्रोसीडिंग में जब दूसरी प्रोसीडिंग हुई नेक्स्ट डेट पर, तो उस पर भी क्या वही बयान उसका पिछले वाला लाया जा सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई पर वो आया था, उसने एविडेंस रिकॉर्ड करवाई थी, उसने एविडेंस वो दी थी, बयान दिया था, लेकिन अब वो नहीं रहा या मिल नहीं रहा, तो बिल्कुल उसी केस में उसी मसले पर उसका जो पिछला दिया हुआ बयान होगा वो रिलेवेंट होगा। ये 47 आर्टिकल बता रहा है जो उसका पिछला दिया गया हुआ बयान था प्रोसीडिंग में जो पिछली डेट पर, वो इस डेट पर काबिल कबूल है, रिलेवेंट है, क्योंकि सेम मैटर है और जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसको वो भी सेम है। ये हो गया आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट। जो एंट्रीज बुक्स में
की गई अकाउंट बुक में वो रिलेवेंट होगी या नहीं। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि डेली रूटीन में कोई होती है, डेली पर्पस के लिए कोई भी ऐसी बुक होती है एंट्रीज़ की, तो उसमें एंट्री जो होती है रेगुलर के बेस पर की जाती है, तो उस एंट्री को रिलेवेंट माना जाएगा। लेकिन उस एंट्री के बिना पर किसी को सज़ा नहीं दे सकते। सिर्फ एंट्री के बिना पर किसी को सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन उसे एंट्री को कोर्ट प्रोसीडिंग में लाया जा सकता है, उससे मदद ली जा सकती है, लेकिन उसके ज़रिए किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड जो पब्लिक का रिकॉर्ड किया गया हो इन ड्यूटी, मतलब कि उसकी ड्यूटी में शामिल हो, वो पब्लिक का जो रिकॉर्ड था वो। जैसा कि इसको सिंपल बना के कहें कि जैसे कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं, और एडमिशन के बाद जब आप स्कूल लीव करके चले जाते हैं, कॉलेज लीव करके चले जाते हैं या यूनिवर्सिटी लीव करके चले जाते हैं, तो जहाँ जितना भी आप अरसा वहाँ पर रहे, वो सारा जो रिकॉर्ड था वो वहाँ के इदारे डिपार्टमेंट की ड्यूटी थी कि इकट्ठा करना। वो पब्लिक रिकॉर्ड हो गया, जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने इकट्ठा किया। उसके अलावा आगे चलकर आपको जॉब मिल गई, तो जब से आपने ज्वाइन किया कोई भी पब्लिक जॉब हो गई सेक्टर में किसी में तो आपका वहाँ पर ज्वाइनिंग से लेके जब तक आपकी जॉब कंप्लीट नहीं होती या रिज़ाइन नहीं देते आप, या सर्विस कंप्लीटेड नहीं हो जाती, जब हो गई तो ज्वाइनिंग से लेके आपकी सर्विस एंड तक जितना भी आपका रिकॉर्ड होगा सारा, जब उसके बाद आपकी पेंशन बनेगी, तो ये सारा कुछ जो भी होगा वो पब्लिक उनकी ड्यूटी थी, पब्लिक रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने मेंटेन किया, परफॉर्म किया, वो सारा कुछ जो हुआ ये उसके बारे में बता रहा है। रिलेवेंसी 49 आर्टिकल वो हो गया पब्लिक रिकॉर्ड, तो उसको भी जो है कानूनन अहमियत है, उसे भी एविडेंस के तौर पर लाया जा सकता है। आर्टिकल 50 रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हो मैप चार्ट या कोई भी प्लान, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उस पर क्या गवाही हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आर्टिकल 51 रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट्स ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। कोई भी नोटिफिकेशन जो पब्लिकली पब्लिश किया गया हो, कोई भी करे लीग, जो जैसा कि गवर्नमेंट करती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट करे या फेडरल गवर्नमेंट करे, पब्लिक के लिए नोटिफिकेशन जारी करे, गज़ेट या कोई भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन हो गया जो जारी करती है गवर्नमेंट वगैरह, किसी एक की सूरत में कैसा भी स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो पब्लिक नेचर के लिए उन पर फैक्ट्स पर जो है वो गवाही क्या हो सकती है? तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। आर्टिकल 52 रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी लॉ के हिसाब से किसी फॉर्म पर अगर उसे सिर्फ इतना ही बताया जाए बुक में हवाला देके कि ये चीज़ जो ये चीज़ है ये इस साल की पीएलडी या जो भी हो गया, या किसी जजमेंट का हवाला देते हैं या किसी लॉ का हवाला देते हैं, तो पैरा नंबर पेज नंबर मेंशन करते हैं, तो अथॉरिटी वगैरह जो कॉपी होगी वो देंगे अथॉरिटी की, ये अथॉरिटी है, इसकी ये पैरा है, ये पेज है, ये मेंशन है, वहाँ पेश करनी है, तो ऐसे देंगे और इतना ही काफ़ी है। वो कॉपी जो है एज ए कंसीडर की जाएगी।
तो ये भी एविडेंस के तौर पर कॉपी जो है वो कंसीडर की जाती है, तो उसे भी एविडेंस में लाया जा सकता है। किसी कानून का हवाला दे देना, किसी बुक का रेफरेंस नंबर, ये चीज़ पेश कर देना, उसकी कॉपी, वो प्रिंटेड हो, पब्लिश्ड हो, क्योंकि एक बुक की हज़ारों कॉपी भी हो सकती हैं, तो उस हज़ारों कॉपीज़ में से कोई एक बुक आपके पास है तो उसकी सिर्फ जो है वो प्रिंटेड कॉपी वो भी आप पेश कर सकते हैं, या कोई पब्लिश्ड बुक है वो भी आप गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट की है तो वो भी आप पेश कर सकते हैं आर्टिकल 52 के तहत। और आर्टिकल 53 जो क्लियर कर देता है 52 को भी, व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। जैसा कि उसमें बताया कि कोर्ट को पेश करना है एविडेंस के तौर पर, कोई चीज़ कोर्ट में पेश करनी है तो कितनी देनी होगी। तो एविडेंस के तौर पर हम जिस पर बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पर, तो वो पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ वो ही देनी होगी। जैसा कि हम एक बुक है पूरा का पूरा पीएलडी का, तो उस पर उसमें से जो हम जज साहब को पेश करने वाले हैं, जो भी एक अथॉरिटी है, तो सिर्फ उसी की फ़ोटो कापी पेश करेंगे, ना कि सारा का बुक। सिर्फ बुक का रेफरेंस देना है और उसमें से जो अथॉरिटी है वो पेश करनी है, बस। इस तरह से अगर कोई लेटर वगैरह पेश करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी हो गया रजिस्टर का पेज वगैरह, तो सिर्फ वो ही पेश करना है। बाकी अगर जज साहब देखना चाहे या कोर्ट देखना चाहे तो रजिस्टर एज है तो देख भी सकते हैं क्या ये पेज इसी का ही है जिसकी यहाँ पर फ़ोटोकॉपी पेश की गई है, तो हो सकता है। तो उसका जो पर्टिकुलर पार्ट होगा सिर्फ वो ही पेश किया जाएगा। आर्टिकल 54 प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। तो जैसे रेस जुडिकेटा होता है तो वैसे ही है, तो एक ही मसले पर दूसरी जजमेंट नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी, क्योंकि एक बार फैसला जो हो गया, मिसाल के तौर पर किसी ने, एक बंदे ने दूसरे पर केस कर लिया, ए ने बी पर, तो फैसला जो था वो हो गया 2005 में। उसके बाद फिर क्या किया, ए ने फिर दोबारा 2010 में जाके केस कर रहा है, तो बी जो होगा वो प्रीवियस जो जजमेंट होगी वो लेकर चला जाएगा उसी कोर्ट में। तो ये तो इसी मसले पर पहले भी कोर्ट आ चुका है, ये उसकी प्रीवियस जजमेंट है, वो रिलेवेंट होगी, उसे देखा जाएगा और उसे एविडेंस के तौर पर लाया जाएगा, और उसका रेस जुडिकेटा जैसे होता है, तो एक ही मुकदमे पर दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा फैसला नहीं हो सकता, तो वही फैसला होगा और उसका सूट वो डिसमिस किया जाएगा। आर्टिकल 55 रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट ईटीसी जुरिसडिक्शन। तो इसमें यह बताया गया है आर्टिकल 55 में कि किसी का कंक्लूसिव जो होता है, जैसा कि एक मैटर है कोर्ट में चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या करता है, जो बंदा दाखिल कर देता है केस, तो एक बंदा है वो केस कर देता है, वहाँ कोई और भी आ जाता है, वो कहता है कि ये प्रीवियस जो है जजमेंट है, उस पर प्रीवियस जजमेंट में ये चीज़ मुझे दी गई थी, इस पर मेरा हक है, ये इसका मैं लीगल करेक्टर मुझ पर आता है और मैं ही इसका जो है वारिस हूँ, या मैं ही, कोर्ट ने मुझे दिया था, ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए। तो कोर्ट कहेगी बस मामला यहीं सॉल्व हो गया। ये चीज़ जिसने कंक्लूसिव पेश किया है, कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर, तो ये चीज़ इसी की है और इसी की रहेगी, तो मामला यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें ये 55 आर्टिकल, तो ये 55 आर्टिकल ये कहता है जिसका प्रीवियस हक होगा उसी को, वो अगर आ जाता है और कंक्लूसिव पेश कर देता है और अपना राइट मांगता है कि ये चीज़ प्रीवियस मुझे दी गई थी और ये मेरा राइट है, मुझे ही मिलना चाहिए, तो कोर्ट भी उसी को ही देगी। आर्टिकल 56 relevancy and effect of judgments, orders or decrees other than those mentioned in article 55। जैसा कि आर्टिकल 55 में बताया गया था
कि लीगल करेक्टर हो गया, और उसके अलावा कोई जजमेंट हो गई, कोई डिक्री हो गई, कोई आर्डर हो गया, या कोई भी ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस हो गया। तो ये बताया गया है आर्टिकल 55 में। तो इसके अलावा और भी हो सकती हैं, और 55 में जितनी भी थी कंक्लूसिव, तो जो इसके अलावा 56 कह रहा है कि और भी होंगी, तो वो कंक्लूसिव नहीं होंगी, लेकिन वो रिलेवेंट होंगी, उन्हें रिलेवेंट माना जाएगा, उन्हें रिलेवेंट समझा जाएगा, उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन 56 कह रहा है जैसा कि वो थी 55 वाली कंक्लूसिव थी, ये कंक्लूसिव नहीं होंगी लेकिन रिलेवेंट होंगी, तो इन्हें कोर्ट में लाया जा सकता है। 55 के जिसमें जो भी बताई गई हैं उनके अलावा अगर ऐसी कोई और आ जाती है तो। Article 57 judgments etc other than those mentioned in Articles 54 to 56, जो 54 में, 55 में, 56 में, इन तीनों में जो बताई गई हैं ये सब रिलेवेंट होंगी, और इसके अलावा ऑल अवर्स जितनी भी होंगी ना वो सारी इररिलेवेंट हैं। बट उसके अलावा ऑल ओवर जितनी भी थी वो उसने बताई, बट मतलब के आगे अगर कोई आ जाती है इसी कानून शहादत आर्डर में, ये 57 तक आर्टिकल्स हैं, इससे आगे अगर कोई ऐसा आ जाता है आर्टिकल तो फिर वो रिलेवेंट हो सकता है। अगर कहीं पर कानून शहादत आर्डर आगे चलकर कहता है तो फिर उसे माना जाएगा, अगर नहीं कहता तो बस यहाँ तक जितनी भी थी वो रिलेवेंट है। 54 से लेके 56 तक जितनी भी थी ऑल ओवर वो सारी रिलेवेंट होंगी, उसके अलावा बाकी इररिलेवेंट होंगी। अगर आगे चलकर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं आता, तो अगर आ जाता है और वो कहता है कि ये चीज़ भी रिलेवेंट होगी तो वो होगी, वरना नहीं। Article 58 fraud or conclusive in obtaining judgment or incompetency of court may be proved। तो इसमें ये बताया गया है 58 आर्टिकल में कि सारे आर्टिकल्स जो बताए गए हैं 54, 55 और 56 ये सारे रिलेवेंट होंगे, बट अगर इसमें फ्रॉड या इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, मिसाल के तौर पे कोर्ट के साथ फ्रॉड या अगली पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ हो या कंक्लूसिव उसमें शामिल हो, और उसके अलावा इनकॉम्पिटेंसी मतलब कि कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो ही ना लग रही हो, या कोर्ट को गलत गाइड किया गया हो, ऐसी कोई भी चीज़ें होंगी तो फिर ये इररिलेवेंट हो जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ पाई गई उसमें तो फिर वो इररिलेवेंट, वरना वो सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं। अगर उसमें फिर कंक्लूसिव भी कोई ऐसा आ जाता है बंदा जैसे कि पीछे पढ़ के आए, तो वो आके पेश कर देता है कि प्रीवियस फैसला, प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस ऑर्डर, प्रीवियस डिक्री वगैरह ये इस चीज़ की है और ये मेरा राइट है, तो उसमें भी देखा जाएगा कि क्या वाकई उस कोर्ट की जुरिडिक्शन लग रही थी या नहीं। ये चीज़ हर जो भी चीज़ होगी वो देखी जाएगी। उसके बाद अगर सही है तो फिर वो कंक्लूसिव जो चीज़ उसने पेश की थी वो भी सही मानी जाएगी, बस फ्रॉड और इनकॉम्पिटेंसी जो है वो ना हो। आर्टिकल 59 ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, तो इसमें ओपिनियन जो है वो भी रिलेवेंट है। किसी स्पेशलिस्ट से ओपिनियन मांगा जा सकता है, साइंस के ऊपर, आर्ट के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, जो आइडेंटिफाई हेड राइटिंग होती है उन पर एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है। और उसके अलावा फिंगर्स जो थंब होते हैं, थंबनेशंस वगैरह, या ओपिनियन किसी भी पॉइंट ऑफ के हवाले से स्पेशली, तो ये लॉ में जो होगा वो
ओपिनियन एक्सपर्ट, उससे अहमियत है, उसे भी काउंट किया जाएगा, उस पर भी एविडेंस चल सकती है, तो उसे भी एविडेंस में लाया जा सकता है।